नमस्कार। एमकॉम फाइनल लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट एंड सीपीएम से रिलेटेड जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उससे संबंधित नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। इस पूरे चैप्टर को आपको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। पहली स्थिति वो होती है जिसके अंतर्गत आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है और उसके बाद में घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटित होने और विलंबित समापन की अवधियों को कैलकुलेट करते हुए आपको ढील की अवधियां कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। टोटल प्लॉट, प्री प्लॉट और इंडिपेंडेंट प्लॉट, परियोजना की अवधि का आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये एक तो वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हुई। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है कि पट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें 3 समयानुमान दिए जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट प्रोबेबल। उसके आधार पर आपको एक्सपेक्टेड टाइम और उसके प्रत्येक ईच जो एक्टिविटी का वेरिएंस निकालते हुए आपको जो है वो किसी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के लिए जो संभावित जो अवधि है परियोजना का ड्यूरेशन है वो, और किसी निश्चित ड्यूरेशन के लिए परियोजना के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो वो आपका सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हुआ। और तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ये है जो कि मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, अब आपको बताने जा रहा हूं, कॉस्ट एंड टाइम रिलेशनशिप। हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सीपीएम जो होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, उसके अंतर्गत अनिश्चितताओं पर विचार नहीं किया जाता। दैट मीन्स इसके अंदर एक ही समयानुमान होता है, वो निश्चित समयानुमान होता है। इसमें 3 समयानुमानों के ऊपर विचार नहीं किया जाता। हम ये मान के चलते हैं कि किसी एक्टिविटी के बारे में कहा कि ये 5 दिन में पूरी होगी तो वो 5 दिन में पूरी हो जाएगी। ये एक निश्चित जो है वो मान्यता के आधार पर इसके अंतर्गत कैलकुलेशन होता है। तो इसलिए इस जो के अंतर्गत हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी परियोजना की जो अवधि हमने कैलकुलेट की है, यदि परियोजना को उस अवधि में कोई भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उस अवधि की जो लागत आएगी, वो परियोजना अवधि की वो जो लागत है वो न्यूनतम लागत ही होगी। यानी उस परियोजना को पूरी करने की न्यूनतम लागत होगी, क्योंकि वो एक सामान्य अवधि के अंतर्गत बनने वाली वो परियोजना होती है, इसलिए उसके ऊपर जो लागत आएगी वो न्यूनतम लागत ही होगी। ये हम इस मान्यता के आधार पर चलते हैं। लेकिन फिर हम ये कहें कि इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इस टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप की या सीपीएम की, इसके अंतर्गत क्या उपयोगिता आ जाती है। सीपीएम के अंतर्गत इसमें क्या किया जाता है कि जब ये पता लगाना हो कि भाई ठीक है, किसी निश्चित टाइम जो है नॉर्मल किसी एक्टिविटी को संपादित करने में जो समय लगता है, उसके आधार पर किसी परियोजना का जो ड्यूरेशन आया है, अगर उस परियोजना की उस ड्यूरेशन से हम कम समय में भी परियोजना को पूरा करते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम ये कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इसके लिए एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। ये हम साधारण बात जानते हैं कि अगर कोई मतलब 40 दिन में कोई काम पूरा होने वाला है और अगर उसको आप 35 दिन में पूरा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और जब आप ज़्यादा रिसोर्सेज लगाओगे, एक्टिविटीज़ को निर्धारित समय से कम समय में संपादित करोगे, तो आपको जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको लगाने पड़ेंगे, इससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये संभव है कि कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन नंबर 1 बात यह है कि कॉस्ट इंक्रीज होते हुए भी हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि परियोजना को जल्दी पूरा करने के कुछ अन्य बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसलिए हम इस डिसीजन को मान सकते हैं कि भी एक्स्ट्रा प्रयास करो और जो है वो टाइम को रिड्यूस कर दो, और चाहे कॉस्ट बढ़े तो बढ़ी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि की पैथ, जो इसको कहते हैं क्रिटिकल पैथ, उसके अंदर वो एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जो अक्रांतिक क्रियाएं होती हैं। और अक्रांतिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको यदि डिले किया जाता है तो इससे परियोजना की अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी एक्टिविटीज को हम डिले जब करते हैं तो ये संभव है कि उस जो टाइम होता है, उन एक्टिविटीज को संपादित करने में जो समय बचता है, उस समय से हम कुछ अन्य लागतों को कम कर सकते हैं और ये उसका एक बेनिफिट हो सकता है। तो कौन सी एक्टिविटीज में कितना जो है वो ढील की अवधियां अपने को उपलब्ध हैं, और इसके अलावा जो टाइम को अगर रिड्यूस करना हो, चाहे कॉस्ट बढ़ जाए, तो हम जो है वो सीपीएम एनालिसिस जो टेक्निक है उसके अंतर्गत जो है वो एनालिसिस करते हैं। यहां पर सीपीएम की इस टेक्निक के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से किया जाता है, जो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है।
एक तो ये है कि परियोजना को जितनी सामान्य अवधि में पूरा करना है उससे हम उसको क्रैश करते करते यानी कम करते करते हम कहां तक ले जा सकते हैं और न्यूनतम समय में हम कितने अवधि में उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे उसके लिए कॉस्ट कितनी भी आए। तो एक तो प्रॉब्लम इस प्रकार की होती है कि जब मिनिमम टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट वाली प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम कौन सी होती है, जब हम किसी परियोजना को टाइम को रिड्यूस करते जाते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है, और जब इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है तो टाइम रिड्यूस करने से कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। ये उल्टा होता है इसके अंदर, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है और उसका सीधा संबंध समय से होता है। तो समय जब एक दिन कम होते हुए कॉस्ट में डाउनफॉल आ जाता है, तो यहां पर क्या करना पड़ता है कि वो एक लेवल ऐसा आता है जिसके बाद में वो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमसे ये पूछता है ऑप्टिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट शेड्यूल, ऑप्टिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है वो मिनिमम टाइम एंड कोरेस्पोंडिंग कॉस्ट की है या वो ऑप्टिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट की है। तो उसके हिसाब से ही हमें वो सब चीजें जो हैं वो गणनाओं का तरीका बिल्कुल सेम ही है। जैसे हम क्रैश करते हैं, परियोजना की अवधि को रिड्यूस करते जाते हैं, वही आपको ऑप्टिमम में करना होता है। लेकिन मिनिमम वाले के अंतर्गत तो हम मिनिमम पर जाके रुकते हैं और ऑप्टिमम वाले हम जब वो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस बढ़ने वाले शुरू तक की हम कैलकुलेशन करते हैं और हम बताते हैं कि अब चूंकि कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है इसलिए ऑप्टिमम टाइम ये होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में जो मैंने आपको यहां बता दिया। अब हम लेते हैं जैसे परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करने के बारे में। तो जब परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करना होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है कि आपको सामने एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर आपको किसी भी प्रत्येक एक्टिविटी को पूरा करने का नॉर्मल टाइम दिया होता है, उसका जो है वो क्रेशिंग टाइम यानी न्यूनतम समय दिया हुआ होता है, नॉर्मल टाइम दिया होता है, न्यूनतम समय दिया होता है, नॉर्मल समय की लागत दी हुई होती है और न्यूनतम समय पूरा करने की लागत दी हुई होती है। न्यूनतम समय में पूरा करने की लागत जो है वो सामान्य समय में पूरा करने की लागत से ज्यादा होती है, डेफिनेटली ज्यादा होती है, क्योंकि जब उसको रिड्यूस करके न्यूनतम समय पर जाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। ये 4 तरीके की चीजें दी हुई होती हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। तो सामान्य समय क्या होता है? सामान्य समय किसी भी परियोजना को नॉर्मली पूरा करने का समय होता है जिसके अंदर उस परियोजना को पूरा करने की लागत न्यूनतम होती है। लागत न्यूनतम होती है लेकिन समय न सामान्य होता है। क्रैशिंग टाइम या न्यूनतम समय वो होता है जो कि किसी भी परियोजना को क्रैश करते करते हम न्यूनतम समय के अंदर पूरा कर सकते हैं, चाहे इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कितनी भी हो, और उसकी लागत जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है क्रैशिंग कॉस्ट। तो न्यूनतम समय की लागत क्या हुई? किसी परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करने की लागत जो कि सर्वाधिक होती है। और इसके बाद में जो है वो सामान्य लागत आ गई, न्यूनतम समय की लागत आ गई, सामान्य समय और न्यूनतम समय आ गया। तो ये जो 4 चीजें इसके अंतर्गत होती हैं जिनको हम टीसी, कॉस्ट नॉर्मल और कॉस्ट क्रेश यानी सीएन सीसी कहते हैं, और टाइम के लिए टाइम नॉर्मल टीएन और टाइम क्रेश टीसी। तो ये हम इनको संकेत देते हैं। और अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो 4 जो चीजें हैं इनके आधार पर एक लागत प्रवणता का कैलकुलेशन किया जाता है, कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का मतलब सीधा सा है, किसी भी एक क्रिया को जब एक दिन में जो कमी अगर करेंगे तो उसकी एक दिन में उस क्रिया की एक दिन कम करने से जो अतिरिक्त लागत आएगी वो उसकी क्रेशिंग कॉस्ट होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पर डे की क्रेशिंग कॉस्ट कहते हैं, यानी लागत प्रवणता या कॉस्ट स्लोप कहा जाता है। जैसे कि अपने एक एग्जांपल के रूप में अगर इसको लेना चाहें कि जैसे मान लीजिए एक परियोजना है, उसको सामान्य समय 10 दिन है और उसका न्यूनतम समय है वो 8 दिन है। न्यूनतम समय की लागत उसकी 1000 रुपये है और सामान्य समय की लागत और न्यूनतम समय की लागत 1200 रुपये है। तो अब 1200 और 1000 का डिफरेंस 200 हुआ और 10 और 8 का डिफरेंस 2 हुआ, तो 200 में 2 का भाग दिया तो 100 रुपये आया। इसका मतलब यह हुआ कि उस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में अगर एक दिन कम किया जाएगा तो उससे 100 रुपये बढ़ जाएगा, एक दिन कम करते 100 रुपये बढ़ जाएंगे।
इसको हम कॉस्ट स्लोप कहते हैं, क्योंकि इस स्लोप के बिना हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि परियोजना के न्यूनतम समय पूरा करने की लागत क्या आएगी। अब देखिए इसकी हम विस्तृत प्रक्रिया लेते हैं कि जब मिनिमम टाइम कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। इसकी प्रक्रिया ये रहेगी कि सबसे पहले हम नॉर्मल जो टाइम है उसके बेसिस पर किसी भी परियोजना का तंत्र चित्र नेटवर्क डायग्राम बना डालते हैं। नॉर्मल टाइम से तंत्र चित्र बनाते हैं नॉर्मल टाइम से, और नॉर्मल टाइम से तंत्र चित्र बना करके और जो अवधि आती है वो अवधि कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके साथ ही जितने भी पथ होते हैं उन पथों सभी पथों की अवधि हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 पथ बने, 7 पथ बने, जितने भी पथ बने, 5 बने, 4 बने, सभी पथों की अवधि लिख ली जाती है। और चूंकि उनमें एक पथ की अवधि सबसे ज्यादा होती है वो क्रांतिक पथ कहलाएगा, वो अवधि हम निर्धारित कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये करना पड़ता है। उसके बाद में जब हम क्या करते हैं कि जब हमने वो उसकी अवधि कैलकुलेट कर ली है तो उस अवधि को कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हम ये भी देख लेते हैं कि उस अवधि में उसको पूरा करने की लागत क्या होती है। तो अगला काम हमारा ये हो सकता है कि हम पहले अगली टेबल बनाने से पहले, यानी जो है वो उसकी जो सामान्य क्रांतिक पथ की अवधि में उसको पूरा करने की लागत क्या होगी, ये लागत हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो जितनी भी अवधि आती है उसकी, तो उसकी लागत को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, उसका कैलकुलेट करना सीधा तरीका है। हमने डायग्राम बनाया नॉर्मल टाइम से, तो नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल कॉस्ट आई वो हमने ले ली। ये तो उसकी प्रत्यक्ष लागत होती है जो कि दी हुई होती है, जिसको हम चल लागत भी कहते हैं। उसके अंदर हम अगर आपको नीचे उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दी हुई होती है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो पर डे के हिसाब से होती है। तो जितनी दिन का परियोजना होती है उस अवधि को हम उस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रतिदिन से गुणा कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टोटल कॉस्ट हो जाती है, और वो उस परियोजना की अवधि जो आती है क्रांतिक पथ की, उसके अंदर पूरा करने की लागत कहलाएगी। ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। तीसरा स्टेप हम फिर क्या करते हैं कि लागत प्रवणता कैलकुलेट करते हैं। और लागत प्रवणता कैलकुलेट करने का मतलब एक टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल के अंदर हम नॉर्मल टाइम, क्रेशिंग टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रेशिंग कॉस्ट हम लिख लेते हैं। और फिर क्रेशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट में नॉर्मल टाइम माइनस क्रेशिंग टाइम का से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस्ट स्लोप आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रिड्यूसिंग ईच डे, है ना, 1 डे इन द ईच एक्टिविटी। एक प्रत्येक एक्टिविटी के अंदर एक दिन की कमी करने से अतिरिक्त लागत आएगी, वो कॉस्ट स्लोप कहलाएगी। तीसरा काम आपको कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करने का होता है। इसके बाद में अब हमारा अगला टारगेट क्या होता है कि जो क्रांतिक पथ है उसमें हम रिड्यूस करेंगे, उसमें हम कमी करेंगे, तभी तो परियोजना की अवधि कम होती जाएगी। तो केवल हम क्रांतिक पथ में कमी करेंगे। क्रांतिक पथ में हम मान लीजिए अब 4 क्रियाएं हैं, तो कौन सी क्रिया में कमी करें, किसी भी एक क्रिया में कमी करते ही दिन में टाइम में कमी हो जाएगी। हमने कॉस्ट स्लोप इसीलिए निकाला है। क्रांतिक पथ की उन सभी क्रियाओं में से जिस क्रिया के अंदर सबसे कम कॉस्ट स्लोप होगा हम उस क्रिया को सेलेक्ट करेंगे, और उस क्रिया में कितने दिन की कमी करें, उस क्रिया में जितने दिन हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए 6 दिन नॉर्मल टाइम है, क्रेशिंग टाइम 4 दिन है, तो हम 2 दिन उस परियोजना में की अवधि, उस क्रिया की अवधि में पूरा कर देंगे, तो परियोजना 2 दिन से कमी हो जाएगी। लेकिन दूसरी एक कंडीशन इसमें और ध्यान रखनी पड़ती है, और वो ये होती है कि जो परियोजना की जो क्रांतिक पथ की अवधि है उससे जस्ट आगे वाला जो पथ है उसकी अवधि से ज्यादा कम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसके अंदर 2 दिन मिल रहे हैं क्रांतिक पथ की, जिसमें सबसे कम कॉस्ट स्लोप है, लेकिन जो परियोजना की अवधि मान लीजिए 20 दिन थी, और उससे आगे वाला जो क्रांतिक पथ है उसमें उसकी अवधि 19 दिन है, तो हम 1 दिन की कमी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। यद्यपि हमारे पास 2 दिन अवेलेबल हैं, लेकिन जो अगला क्रांतिक पथ है उससे ज्यादा की कमी नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखते हुए हम क्रेशिंग, उसको कमी करने का एक है वो कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा अगला कार्यक्रम हुआ उसको कम करने का। और इसके बाद में देखिए ये इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो चौथे वाली जो प्रक्रिया आपने कही है, इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते जाएंगे।
ये कार्यक्रम हम करते जाएंगे। हमने एक बार ये कर लिया, एक दिन की कमी कर ली, और फिर हमने इसके कारण से हो सकता है कि दूसरे जो उस क्रिया में एक्टिविटी करने पड़े वो क्रिया किसी दूसरे पथ में भी आ रही हो या पहले वाले पथ में भी आ रही हो। तो जिस पथ को हमने ध्यान रखा, जैसे 20 से 19 वाला ध्यान रखा, तो 19 वाले में भी वो आ रही होगी, तो वो 19 वाला 18 हो जाएगा, 20 वाला 19 हो जाएगा, तो फिर हमें एक दिन की कमी कर सकेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि हम ये कार्य हम बार बार दोहराते जाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि सबसे कम कॉस्ट वाली, कॉस्ट स्लोप वाली क्रिया को सिलेक्ट करना है, और अधिकतम उसकी जो कमी है उसके अंदर टाइम अवेलेबल या नेक्स्ट क्रांतिक पथ का टाइम तक जाने का, इनको ध्यान में रखते हुए हम कम करते जाएंगे। और इससे जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ऐड करते जाएंगे। और जो टोटल कॉस्ट वहां पर कैसे कैलकुलेट करनी है, जो शुरू की जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो हर जगह रहेगी। इसके अलावा जो जितनी बार आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया है टाइम को, उतनी ही बार की जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई वो जुड़ती जाती है। और जो उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो जितने दिन की अवधि होती है उसको गुणा करके हम निकालते हैं। तो ये तीनों चीजों का जो जोड़ है, यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी जो है नॉर्मल कॉस्ट, उसके अंदर प्लस करते हैं कि रिड्यूस करने से एडिशनल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन तीनों चीजों का जो जोड़ है वो टोटल कॉस्ट आता जाएगा प्रत्येक परियोजना अवधि के लिए। इसके बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो अपने अभी प्रक्रिया की है कि भी हम इस तरीके से हम कम करते जाते हैं, हमें कहां रुकना होता है जब एक से अधिक पथ क्रांतिक पथ बन जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए 2 पथ हैं वो क्रांतिक पथ यानी समान अवधि वाले पथ बन गए, 2 पथ अगर समान अवधि वाले पथ बन गए या 3 पथ समान अवधि वाले पथ बन गए, तो फिर हम किसी एक पथ में कमी नहीं कर सकते, दोनों पथों में एक साथ कमी करनी होती है। और इसलिए हम एक संयोजन के विकल्प तालिका तैयार करते हैं। यह विकल्प तालिका क्या होती है, इस विकल्प तालिका के अंतर्गत हम दोनों, जो मान लीजिए 2 क्रांतिक पथ आ गए, तो दोनों क्रांतिक पथों में एक साथ कमी करने के लिए हम क्रियाओं का संयोजन और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और वो जो विकल्प बनते हैं वो विकल्प 2, 3, 4, 5 कितने भी विकल्प हो सकते हैं। उन विकल्पों में से हम देख लेते हैं कि भाई कितने मैक्सिमम विकल्प बन सकते हैं जिससे कि दोनों पथों में एक साथ कमी हो जाए। और इसके कारण से जो बढ़ने वाली लागत है वो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी एक पथ में एक क्रिया में कमी कर देंगे, दूसरे पथ में दूसरी क्रिया में कमी करेंगे, दोनों क्रियाओं की जो लागत प्रवणता ऊपर दी हुई उनको जोड़ लेंगे, तो इससे एक दिन में कमी करने की लागत आ जाएगी एक्स्ट्रा। तो इसलिए एक से अधिक क्रियाएं मान लीजिए अलग अलग हैं, हो सकता है कोई क्रिया है वो एक विकल्प ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रिया एक ही क्रिया दोनों पथों में है, तो हमें उस एक क्रिया को ही कमी करना पड़ेगा, तो उससे कि उसकी जो लागत प्रवणता होगी वो लिख लेंगे हम। ये प्रक्रिया हम चलाते जाएंगे और इससे क्या होगा कि हम दोनों क्रांतिक पथों के अंदर अगर 2 समान क्रांतिक पथ हैं तो दोनों में एक साथ कमी करेंगे। इससे विकल्प का चयन करते जाएंगे। विकल्प का चयन करते करते यह होगा कि किसी विकल्प की अगर एक क्रिया में भी अगर समय खत्म हो गया तो फिर वो पूरा विकल्प उड़ जाता है। उसके बाद में हम दूसरा जो प्रॉफिटेबल जो विकल्प है यानी कम लागत वाला विकल्प है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें भी उसी तरीके से कमी करते जाते हैं। और उसके अगर कोई क्रिया में कमी हो जाए जो है वो मिनिमम आ जाती है तो फिर हम उसके भी पूरे विकल्प को उड़ा देते हैं। इस तरीके से हम कार्रवाई करते जाते हैं और लास्ट में ये पता लग जाता है अपने आप देखते देखते कि भाई किसी क्रिया के अंदर समय नहीं बचा, कोई विकल्प बचा नहीं। कई बार ये हो सकता है सभी पथ क्रांतिक पथ बन गए, कोई विकल्प भी नहीं बचा किसी भी क्रांतिक पथ में। एक क्रांतिक पथ में तो आप अकेले में कमी कर नहीं सकते, एक से अधिक क्रांतिक पथों को एक साथ कमी करनी पड़ती है। और दूसरे में जब आप कमी करना चाहोगे तो आपके पास समय उपलब्ध नहीं होता, तो वहां पर आपको रुकना पड़ता है और यही आपका मिनिमम टाइम होता है। और उससे संबंधित जो लागत होती है वो आपकी मिनिमम कॉस्ट न होकर के वो मैक्सिमम कॉस्ट होगी। टाइम मिनिमम होगा लेकिन कॉस्ट मैक्सिमम होगी। इस तरीके से हम जो है वो इसकी गणनाओं का कार्यक्रम संपादित करते हैं। आज के लिए हम इतना ही, हमने प्रक्रिया बताई। कितनी हम प्रक्रिया समझा दें, जब तक हम हाथ से निकालेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक प्रैक्टिकली वो समझ में नहीं आती है। हम एक ऐसी प्रॉब्लम को बहुत तसल्ली से, आराम से, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका थोड़ा अभ्यास होगा तब आपकी समझ में आ जाएंगी बातें। तो हम नेक्स्ट टाइम में हम इससे रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसके अंदर हम मिनिमम टाइम और उससे संबंधित लागत का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।